हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जैसे कुछ तथ्य हैं, इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उल्लू के नेत्र का कॉर्निया होता है एवं पुतली बड़ी होती है। उल्लू के नेत्र का कॉर्निया एवं पुतली बड़ी होती है। इसकी रेटिना में शलाकाएँ अधिक एवं शंकु कम होते हैं, इसलिए यह रात में देख सकता है। देखो, ध्यान रखें कि जो पंछी या जो जानवर रात में देख सकते हैं सही तरीके से, तो उनकी आँखों में क्या होता है, जो शलाखाएँ होती हैं वो अधिक होती हैं और शंकु की मात्रा कम होती है। ये शंकु कम होती है, इसलिए रात में देख सकता है। जैसे जो पक्षी दिन में सही से देख सकते हैं, यानी दिन के पक्षियों की आँखों में शंकु कैसे होते हैं, अधिक होते हैं और शलाखाएँ कम होती हैं। अगला पॉइंट है कि जो केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यह सभी दिशाओं में देख सकते हैं। ठीक है, जो केकड़ा होता है वो क्या कर सकता है, सभी दिशाओं में देख सकता है, जबकि उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तितलियों के बड़े नेत्र कई सौ छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, जिस कारण वे सामने साइड में देखने के अलावा पीछे भी देख सकते हैं। जो तितलियाँ होती हैं उनके जो नेत्र होते हैं वो कई छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण वे क्या करती हैं, सामने भी, साइड में भी और पीछे भी देख सकती हैं। एक नेत्र से देखने पर हम एक नेत्र से देखने पर हमारे देखने का जो कोण होता है वो कितना होता है, 1 से 50 डिग्री, और दोनों से देखने पर 1 से 80 अंश का कोण होता है। ठीक है, अब नेत्र से संबंधित कुछ रोग हैं जो आप समझ लें। जैसे कि पहला है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। इसको कहते हैं मायोपिया। इस रोग का लक्षण क्या होता है, यानी इस रोग में व्यक्ति दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की तो वस्तु दिखाई देती है, परंतु वह दूर की नहीं देख पाता है। यहाँ आप ये ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब ये है कि उसे पास की वस्तु दिख रही है, निकट की तो दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। ठीक है, फोकस इसका कारण होता है, फोकस दूरी घटने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। नहीं, फोकस दूरी घटने के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है। जैसे इस तरह आप देखें, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन जाता है। देखो, ये क्या होता है कि मानो ये हमारी आँख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई वस्तु रखी है, इसका जो ये लेंस है। ठीक है, वस्तु की किरणें यहाँ आई, तो यहाँ पर ये रेटिना होती है। प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो हम वस्तु को सही तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, ये बनना चाहिए था फिर रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे ना बन के यहाँ पर बन जाता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति पास की वस्तु को तो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक, तो इसका इसका मतलब उपचार क्या है? इसका उपचार होता है कि उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके इस रोग का निवारण होता है। यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, तो वो अवतल लेंस का। देखो, ये क्या होता है कि जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, जैसे ये आँख है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब में आएगा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, उपर्युक्त दूरी का। ठीक है, उत्तल लेंस उसने लगा दिया उसकी आंखों पर, तो क्या होगा, पहले जो प्रतिबिंब यहाँ बनता था यहाँ पे, ठीक है, अब ये चश्मा से क्या होगा, ये किरणों को थोड़ा सा फैला देगा और यहाँ से ये प्रतिबिंब क्या बनने लगेगा, रेटिना पर। ठीक है, और वस्तु उसको सही से देखने लगेगी। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, रेटिना पे, और वो सही से देख पाएगा। ठीक, तो
ये ध्यान रखें कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला है दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखो, इस रोग में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु भली भांति नहीं देख पाता। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख लेता है सही से, लेकिन उसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फोकस के कारण होता है कि फोकस दूरी बढ़ने के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसका निवारण होता है कि उपर्युक्त दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया जाए तो उसका मतलब ठीक हो जाएगा सही। देखो, इसका क्या, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, इसका होता ये है दूर दृष्टि में कि जैसे ये आँख है, ठीक है, और ये आँख मान लो, ठीक है, और ठीक है, ये हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है। इसमें क्या है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो हमको सही दिखाएगी कोई चीज़। ये इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से बाहर बनता है, ये यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो उसको व्यक्ति को दूर की तो वस्तु दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर यहाँ से बनता है प्रतिबिंब तो सही दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कहाँ बना, ये रेटिना होती है, ये क्या होती है, रेटिना। तो रेटिना पर ना बन के रेटिना से बाहर बनता है दूर दृष्टि दोष में। तो व्यक्ति को दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण क्या है, इसमें मतलब क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। जैसे ये आँख है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे उसके, ये उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकुड़ता है। तो ये क्या होगा कि जैसे अगर मान लो पहला जो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता था, ठीक है, यहाँ बनता है। अगर ये चश्मा लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये किरणों को सिकोड़ के और ये प्रतिबिंब बना देगा रेटिना पे। ठीक है, यहाँ इस तरह से ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे यहाँ पे, और उसको वस्तु सही से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, देखो एक इसको आप ध्यान रखें कि यहाँ कभी कभी उल्टा हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। इसकी ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखें, इसको दूना नाम से, यानी जैसे दूना, दूना, ठीक है, दूसरे यानी दासा दूर दृष्टि दोष, क्या चीज़, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और ना से निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है, यानी इसको आप ध्यान रखेंगे दूना की ट्रिक से कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसको मैंने भी याद कर रखा है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष का कि इस रोग में व्यक्ति ना तो पास की वस्तु देख पाता है और ना ही वस्तु दूर की देख पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था के कारण ऐसा होता है कि नेत्र की जो समझने क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति ना तो पास की वस्तु देख पाता है ना ही दूर की वस्तु देख पाता है। यह मुख्य रूप से वृद्धावस्था में होता है। कौन सा रोग, जरा दृष्टि रोग। इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का मिला के प्रयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस का। अगला अबिंदुकता, क्या चीज, अबिंदुकता। इसमें व्यक्ति सभी दिशाओं में एक समान नहीं देख पाता है। अबिंदुकता में क्या होता है, व्यक्ति सभी दिशाओं में एक समान नहीं देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। या कैसा प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं, अबिंदुकता में। अगला है नेत्रदान। देखो, नेत्रदान आपसे पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, किसका, कॉर्निया का दान दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा अंग दिया जाता है, तो कॉर्निया दान में दिया जाता है। ये नेत्रदान के लिए मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाते हैं। 4 से 6 घंटे नेत्रदान कौन कर सकता है, तो ये है कि किसी भी व्यक्ति, यानी किसी भी आयु या लिंग का व्यक्ति कर सकता है, वे व्यक्ति जिन्हें संक्रामक रोग नहीं हो। ठीक है,
उसको कोई प्रकार का संक्रामक रोग नहीं हो। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति कर सकता है। मधुमेह या रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है, यानी संक्रामक रोग वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं ध्वनि। देखो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि किसमें चलती है? माध्यम में। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्कूल की घंटी, वाहनों का हॉर्न, सितार का बजना, चिड़ियों का चहचहाना इत्यादि क्या है? ध्वनियाँ हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के इधर या उधर आगे या पीछे गति करती है तो उसे कंपन कहते हैं। ठीक है, कंपन कैसे कहते हैं? यानी जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के इधर या उधर आगे पीछे गति करती है तो उसे कंपन कहते हैं। जब वस्तु के कंपन मंद हो जाते हैं तो ध्वनि बंद हो जाती है। ध्वनि कैसे हो जाती है? बंद हो जाती है। आगे बात करते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी देखो ध्यान रखें, जो प्रकाश किस में गति कर सकता है? प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश है, प्रकाश किस में गति कर सकता है? निर्वात में। ठीक है, और ध्वनि किस में चलती है? ध्वनि के लिए आवश्यक क्या चीज़ है? माध्यम। ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चल सकती। ठीक है, तो ध्वनि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि क्या? निर्वात में गमन नहीं करती, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करता है। ध्वनि तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव तथा गैसों में संचरण कर सकती है। ध्वनि तीनों माध्यम से चल सकती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोसों में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और तथा गैसों में सबसे कम संचरण करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। देखो इसे ध्यान रखें क्रम इसका। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है किस में होती है? ठोस में। ठोस में ध्वनि चाल अधिक होती है, उससे कम किस में होती है? द्रव में। द्रव में यानी ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होती है और सबसे कम होती है गैस में। सही, यानी ध्वनि की चाल सबसे सर्वाधिक होती है ठोसों में और सबसे कम होती है गैस में, गैसीय अवस्था में। आगे देखो, अब ये समझ लेते हैं कि कंपन का आयाम, आवृत्ति काल तथा आवृत्ति। पहले क्या? आयाम। देखो, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो कैसी होती है? प्रबल होती है। और आयाम छोटे होने के कारण ध्वनि मंद तथा बड़ा होने के कारण ध्वनि तीव्र होती है। अगर आयाम छोटा होगा तो ध्वनि मंद होगी और आयाम बड़ा होगा तो ध्वनि तीव्र होती है। यदि आयाम दो गुना हो तो प्रबलता 4 गुनी होती है। इसका मात्रा क्या है? डेसिबल है। जो ध्वनि है इसका मात्रा क्या है? डेसिबल। याद रखें इसको, ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। अर्थात ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। 80 डेसिबल से अधिक शोर शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। किससे? 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि होती है तो वो हमारे शरीर के लिए कैसी है? नुकसानदायक होती है। आवर्तकाल, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या में लगा समय आवर्तकाल कहता है। यानी एक सेकंड में प्रति सेकंड होने वाले, यानी एक सेकंड में जितने दोलनों की संख्या होती है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यानी प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसकी मात्रा सेकंड में होती है, इसकी मात्रक सेकंड होती है, यानी सेकंड होता है। इसे टी से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल को कैसे दर्शाते हैं, टी से। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, जब वस्तु अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जब वस्तु अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलनों की आवृत्ति कहते हैं। इसके मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। जो आवृत्ति का मात्रक है, दोलनों की फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति क्या निर्धारित, ध्वनि की तीव्रता और तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि ध्वनि की तारत्व अधिक है तो ध्वनि तीक्ष्ण पतली होती है। यानी अगर ध्वनि ये पूछा जाता है कि ध्वनि पतली क्यों होती है, तो अधिक तारत्व के कारण। जिसका तारत्व अधिक होगा उसका ध्वनि कैसी होगी, पतली होगी। ठीक है, और जिसका तारत्व कम होगा वह ध्वनि मोटी होगी। जैसे महिलाओं की जो आवाज़ है वो पतली होती है, महिलाओं की और बच्चों की, क्योंकि यदि तारत्व कम होती है तो ध्वनि मोटी होती है। जैसे पुरुष की आवाज़ थोड़ी भारी होती है ना, और जैसे शेर की दहाड़, इसमें क्या, शेर की दहाड़ में तारत्व कम होता है इसलिए वो आवाज़ भारी होती है, और महिलाओं की या बच्चों की जो आवाज़ पतली होती है तो अधिक तारत्व के कारण होती है। ठीक है, हाँ जी। आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण हैं। ठीक है, आयाम और आवृत्ति के महत्वपूर्ण गुण हैं। आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच संबंध, यानी आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति, या आवर्तकाल बराबर टी बराबर 1/f। ठीक है, यानी यहाँ टी क्या है, आवर्तकाल, और एफ फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे हम इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर, और उससे आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।